हेलो एवरीवन। तो आज सोशल इश्यूज पर हमारी थर्ड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ओके, इसी से रिलेटेड एक यूएन की कन्वेंशन भी हुई थी, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। CEDAW 1981 ये कन्वेंशन है। इसका एक्सटेंड फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये आपको हुई थी 3 सितंबर 1981। ओके, तो हम लोग अब बात करते हैं अपने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की। इसकी इनेक्टमेंट डेट है 20 मई 1961, 20 मई 1961। इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1961, ओके, 1 जुलाई 1961। इसका उद्देश्य आप सभी लोग समझते ही होंगे कि जो भी एक इविल प्रैक्टिस है हमारी सोसाइटी में, डाउरी, उसको रोकना, उसका लेना या उसका देना, दोनों को पनिश किया गया है। ओके, डेफिनेशन पर बात करते हैं तो सेक्शन 2 इसकी डेफिनेशन बताती है कि क्या क्या डाउरी में आएगा। सेक्शन 1 आपका बताता है कि ये कहाँ पर एक्सटेंड होगा, तो होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया में ये प्रभावी होगा। सेक्शन 2 इसका डाउरी को डिफाइन करता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जरूरी नहीं है कि वो मनी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, उसका देना, गिवन या देने के लिए राजी होना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को। इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि वधु पक्ष की तरफ से ब्राइड ग्रूम की तरफ से ब्राइड को या ब्राइड की तरफ से ब्राइड ग्रूम को, किसी भी पार्टी की तरफ से किसी भी पार्टी को डाउरी दी जा सकती है। ओके, वैल्यूएबल सिक्योरिटी से आप लोग वही मतलब समझेंगे जो सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में दे रखा है, वही वैल्यूएबल सिक्योरिटी यहां पर उसी डेफिनेशन को लिया जाएगा। डाउरी कब हो सकती है? एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, तीनों परिस्थितियों में डाउरी की डिमांड हो सकती है। ओके, अब इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन वही है जो हम लोग मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं, महर। महर डाउरी शब्द के अंदर नहीं आता है। सेक्शन 3 इसमें पनिश करता है गिविंग और टेकिंग डाउरी को। ओके, जो भी डाउरी लेगा या जो भी डाउरी देगा, उन दोनों को पनिश किया गया है। पनिशमेंट कितना होगा? पनिशमेंट होगा 5 साल से कम की सजा नहीं होगी, 5,000 रुपए से कम का फाइन, 15,000 रुपए से कम का फाइन नहीं होगा, या दोनों हो सकते हैं। ये फाइन है 15,000 रुपए, लेकिन अगर डाउरी की जो वैल्यू है वो 15,000 रुपए से ज्यादा है, अगर 15,000 रुपए से ज्यादा की डाउरी मांग की जा रही है, तो जितनी डाउरी मांग की जा रही है उतना फाइन कोर्ट इंपोज कर सकती है। ओके, डाउरी में क्या क्या नहीं आते हैं, सेक्शन 3 ये भी बताता है कि यदि कोई भी प्रेजेंट, कोई भी गिफ्ट अगर दिया जा रहा है ब्राइड को या ब्राइड ग्रूम को, तो वो डाउरी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। बस यही एक हम कह सकते हैं कि इसमें लूप होल है, क्योंकि जो भी मैरिज के टाइम दिया जाता है वो गिफ्ट के ही संज्ञान में लिया जाता है। तो कोई भी अगर गिफ्ट दिया जाएगा तो वो डाउरी में नहीं आएगा, लेकिन उस गिफ्ट की भी एक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। इस रूल में ये कहा गया है कि जो भी गिफ्ट दिए जाएंगे वो भी गिफ्ट की एक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, सेक्शन 4 पनिश करता है डिमांड ऑफ डाउरी को। अगर कोई भी व्यक्ति डाउरी की डिमांड करता है तो उसको भी सेक्शन 4 पनिश करता है। कितने की? नॉट लेस देन 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो 2 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, या 10,000 रुपीज का फाइन। ओके, सेक्शन 4A इसमें यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कोई भी डाउरी की डिमांड करता है या डाउरी का ऑफर देता है, तो वो भी सेक्शन 4A में कवर होगा। इसकी इम्प्रिजनमेंट होगा नॉट लेस देन 6 months, जो 5 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, और फाइन जो 15,000 रुपए तक का लिया जा सकता है। ओके, सेक्शन 5 इसका बताता है कि यदि कोई भी एग्रीमेंट
किया जा रहा है डाउरी से रिलेटेड, गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। ओके, वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड होगा। सेक्शन 6 इसमें बताता है कि यदि कोई भी डाउरी कोई भी किसी भी पर्सन के द्वारा अगर रिसीव की जा रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन, तो वो डाउरी उस वुमेन को 3 मंथ के अंदर देनी होगी। कब से? यदि वो डाउरी बिफोर द मैरिज ली जा रही है तो मैरिज की डेट से 3 मंथ के अंदर अंदर वो डाउरी या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वो प्रॉपर्टी उस वुमेन को देनी होगी। या यदि वो एट द टाइम या आफ्टर मैरिज ली जा रही है तो उस डेट से 3 महीने के अंदर वो ट्रांसफर कर देनी होगी। या यदि वाइफ माइनर है, ध्यान रखिएगा, यदि वाइफ माइनर है तो जिस डेट को वाइफ मेजर हो जाएगी, 18 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके, उस डेट से 3 महीने के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी उस वुमेन को देनी होगी। सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 इसमें यह बताता है कि कोई भी पर्सन यदि ऐसा नहीं करता है, जो सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 में दे रखा है वो फॉलो नहीं करता है, तो वह पर्सन 6 मंथ्स के लिए तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है, या उस पर्सन पर 5,000 रुपीज का फाइन लगाया जा सकता है, जो 10 साल तक किया जा 10,000 तक किया जा सकता है, या दोनों की जा सकते हैं। ओके, सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 इसमें यह कहता है कि मान लीजिए यदि वो वुमेन जिसको डाउरी देनी थी उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो डाउरी होगी या जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होगी वो उसके चिल्ड्रन को दिया जाना चाहिए। यदि चिल्ड्रन नहीं है तो उसके पेरेंट्स को दे देनी चाहिए। ओके, टाइम लिमिट वही होगी 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर अंदर या तो उसके चिल्ड्रन को दे दीजिए, यदि चिल्ड्रन नहीं है तो उसके पेरेंट्स को दे दीजिए। ओके, यदि मान लीजिए उसका चिल्ड्रन है बट वो माइनर है, तो वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को तब तक होल्ड करेगा जब तक वह जो चिल्ड्रन है वो मेजर नहीं हो जाते हैं। ओके, लेकिन याद रखिए वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को एज ए ट्रस्टी होल्ड करेगा। सेक्शन 7 इसमें यह बताता है कि आखिर कौन इसमें कॉग्निजेंस लेगा। तो मैंने आपको कल बताया था JMFC या MM, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। कैसे कॉग्निजेंस लेंगे? या तो अपनी नॉलेज से, ऑन नॉलेज, या पुलिस रिपोर्ट पर, या कंप्लेंट बाय द पर्सन, ओके, एग्रीड, या उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव कोई भी, ठीक है। ऑन नॉलेज, पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन कर सकता है? या तो एग्रीड पर्सन या पेरेंट या कोई भी अदर रिलेटिव। ओके, सेक्शन 8 इसमें यह बताता है कि जो ऑफेंस होगा डाउरी का वो कॉग्नाइजेबल होगा, नॉन बिलेबल होगा एंड नॉन कंपाउंडेबल होगा। ओके, सेक्शन 8A इसमें यह बताता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा डाउरी के ऑफेंस में, यह उस पर्सन पर होगा जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा रही है। ओके, तो यहां पर कह सकते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर होगा। बस यही एक पॉइंट है जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। सेक्शन 8B में जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी। ओके, तो कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कितने अपॉइंट करेगी? जितने उचित चाहे। एक डिस्ट्रिक्ट में जितने डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट चाहे उतने अपॉइंट कर सकती है। साथ ही में फॉर द असिस्टेंस ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर वो एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगी जिसमें 5 सोशल मेंबर्स होंगे, जिसमें 5 सोशल मेंबर्स होंगे, जिसमें से 2 सोशल मेंबर वुमेन होनी चाहिए। ओके, इसी एक्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस नीकूराम। इसमें ये कहा गया था कि कोई भी अगर डिमांड प्रॉपर्टी की या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कवर्ड की जाती है डेफिनेशन ऑफ द डाउरी में, ठीक है, कोई भी डिमांड अगर की जाएगी प्रॉपर्टी की या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी से फॉर मैरिज, तो वो डाउरी में कवर होगी। सेकंड केस है आपका द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जोगेंद्र। इस केस में ये कहा गया था कि यदि कोई भी डिमांड की जाएगी
सेम वही बात है कि कोई भी डिमांड की जाएगी तो वो डाउरी में आएगी। यहाँ तक कि मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, हाईकोर्ट ने इसको डाउरी में आने के लिए मना किया था कि ये जो भी मनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वो डाउरी में नहीं आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस को ओवररूल किया और कहा कि अगर मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भी डिमांड किया जा रहा है तो वो डाउरी शब्द में आएगा। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस केस का इस एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज भी हो रहा है, तो आइए उस पर कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। एक केस आया है आपका प्रीति गुप्ता एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर 2010। इसमें यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में कर लेना चाहिए। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं किया गया कि करना ही है, बस एक एडवाइस दी है कि एक अरेस्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड में हो जानी चाहिए। इसी को ऑब्जर्व करते हुए हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने एक कमेटी गठित की थी जिसके अध्यक्ष थे भगवत सिंह कोश्यारी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जीएस का कि एक कमेटी गठित की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? भगवत सिंह कोश्यारी। 2014 में एक केस और आया, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच बैठी, जिसमें सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ सीआरपीसी को सही ठहराया गया और ये कहा गया कि जो भी ये डाउरी ऑफेंस है ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कई हद तक बेकसूर लोग इसमें सजा पा रहे हैं। इसी में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, इंडियन फैमिली फाउंडेशन। ओके, तो इंडियन फैमिली फाउंडेशन एक ग्रुप है जिसको किस केस के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया गया? अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अप्रैल 2015, ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। 19 अप्रैल 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी को अमेंड करने के लिए। अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है। इस बिल में ये कहा गया है कि जो भी ऑफेंस अभी तक नॉन कंपाउंडेबल था उसको कंपाउंडेबल किया जाए। यदि कपल्स चाहेंगे तो वो इस ऑफेंस को कंपाउंड भी करा सकते हैं। एक केस और है आपका, कह सकते हैं आप लोग, ठीक केस है निशा शर्मा लॉसूट, जिससे कहा जाता है कि जो भी एंटी डाउरी है, जो भी लॉसूट्स हैं, वो शुरुआत इसी केस से हुई। ओके, इसमें 2003 में निशा शर्मा जी ने मुनीश दलाल जो उनके हस्बैंड थे उनके खिलाफ डाउरी का ऑफेंस का केस लाई, जिसमें ये बाद में पाया गया कि जो निशा शर्मा जी हैं इन्होंने गलत केस लॉन्च किया था। ओके, जिसमें 2012 में मुनीश दलाल और उनकी फैमिली को रिहा कर दिया गया। इतनी चर्चा थी हमारी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पर। आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू।